सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। देश में इस समय छात्र आंदोलन का नया दौर दिखाई दे रहा है। नीट की परीक्षा में अनियमितताओं से शुरू हुआ छात्रों का आक्रोश अब केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया। परीक्षा की पारदर्शिता, पेपर लीक, भर्ती में गड़बड़ी, रोजगार और युवाओं के भविष्य का सवाल, इन सबने मिलकर एक बड़ा असंतोष का वातावरण पैदा कर दिया है। इस आंदोलन ने सत्ता पर दबाव भी बनाया, केंद्र में भी और राज्यों में भी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी और अंततः उनका इस्तीफा हुआ भी। यानी छात्रों के सवाल ने राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल खड़ा किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान सोनम वांगचुक का 26 दिन का अनशन इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। लद्दाख के सवालों को लेकर पहले से आंदोलनों के केंद्र में रह चुके वांगचुक इस बार छात्रों के सवाल पर जंतर मंतर पहुंचे और लंबे अनशन के जरिए सरकार पर दबाव बनाया। लोगों ने माना कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ कहानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहानी अब दिल्ली तक सीमित नहीं है। झारखंड में छात्र भर्ती परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं को लेकर सड़कों पर छात्र उतर आए। पटना में छात्रों के प्रदर्शन हुए, पुलिस कार्रवाई हुई। जहां झारखंड के संदर्भ में आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन मांगे मानने के लिए मजबूर हुए, वहीं आज बिहार में छात्रों के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव सड़क पर उतर गए। जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अब एक तरफ तो छात्रों की अपनी लड़ाई है और दूसरी तरफ राजनीतिक दल हैं जो छात्रों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। तो आज हम इसी पर बहस करेंगे, इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या अब राजनीति में छात्र आंदोलन का वापस दौर शुरू हो रहा है। इस देश में छात्र आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। गुजरात का आंदोलन हो छात्रों का, बिहार का छात्रों का आंदोलन हो, या मंडल सिफारिशों के समय पर जो छात्रों का आंदोलन हुआ था, तो एक लंबे अरसे के बाद छात्र राजनीति के केंद्र में और राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के साथ इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। केंद्र में जब छात्र आंदोलन पर उतरे तो भारतीय जनता पार्टी और उसका नैरेटिव इस बात के लिए कोशिश कर रहा था कि इसे छात्र आंदोलन ना समझा जाए, इसे अराजक, अनियंत्रित युवाओं के संदर्भ में देखा जाए। पर आखिरकार में वो छात्र आंदोलन के रूप में अपने आप को साबित करने में कामयाब रहे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और जब झारखंड की बात आई तो झारखंड में भाजपा फ्रंट फुट पर आ गई, हेमंत सोरेन और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के खिलाफ। बिहार में भाजपा की सरकार है तो तेजस्वी यादव वहां पर सामने आ गए। तो कुल मिलाकर क्या सियासी दल अब छात्रों को हथियार बनाकर अपनी सत्ता की राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। क्या इसके मुद्दे छात्रों के हित में कोई परिणाम दे पाएंगे, इस पर बात करेंगे। मुद्दा काफी गंभीर है और इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विकास उपाध्याय हैं, छात्र राजनीति की देन है, कांग्रेस पार्टी का तेज तर्रार चेहरा है, वो हमारे साथ हैं। धीरज दुबे हैं हमारे साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के तौर पर। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो हमारे साथ हैं। और इन सब के बीच राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत विदु रावल जी से करते हैं, जो देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं। क्या कहते हैं रावल जी, आप समय की धार बदलने के लिए निकले थे, उस समय की धार के साथ बहने के लिए मजबूर हो गए। जब दिल्ली की सड़कों पर छात्र आए तो आपने बताया ये कॉकरोच, अराजक, गैर जिम्मेदार, अगंभीर, विदेशियों के इशारे पर जब झारखंड में छात्र उतरे तो देश की तरुणाई के प्रतीक, युवा शक्ति, देश का भविष्य, ये झारखंड के छात्र, दिल्ली के छात्र और पटना के छात्र या बिहार के छात्र, थोड़ा बताएंगे राज्य के साथ में छात्रों का स्वरूप क्यों बदल जाता है, छात्रों की प्रकृति क्यों बदल जाती है, छात्रों के संदर्भ में आपके खड़े रहने की सहूलियत और सुविधा, थोड़ा रोशनी मिले। हिमांशु जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी प्रबुद्ध पैनलिस्ट आपने लेकर आए हैं यहाँ इस डिबेट में, उनको भी नमस्ते। देखिए, ऐसा नहीं है, आचरण और व्यवहार जो है तय करता है कि आपके बारे में क्या जो है रखा जाए।
आपने दिल्ली और झारखंड का जो है ये कहा कि दिल्ली के छात्रों को ऐसा कहा गया, सभी छात्र थे, ऐसी तो प्रमाणिकता आप भी नहीं दे सकते हैं। कौन कौन लोग वहां थे? छात्र भी थे, कुछ और भी लोग थे जिनको आपने जो है दिखाया है। कुछ यूजुअल सस्पेक्ट्स जिनको कहते हैं, जो कभी वकील बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, वही लोग, वही जो है लिबास बदल कर जो है कभी शाहीन बाग में पहुंच जाते हैं। वही यूजुअल सस्पेक्ट्स जो हैं, जो पिछले कई वर्षों से जो है, जो लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं कर पा रहे या लोकतांत्रिक तरीकों से करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को उसी नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन एक बड़े समूह ने क्या किया, उनके बारे में मीडिया नहीं कहा। मीडिया के भी तो कुछ भाइयों को, साथियों को कुछ चोट वोट लगी है। मुझे नहीं पता कि शांति प्रिय छात्रों ने कैसे मीडिया के अपने साथी बंधुओं को गुलाब के फूल के साथ कैसे उनको इंजर्ड कर दिया होगा, मुझे नहीं पता। दिल्ली पुलिस के बहुत सारे, प्रधानमंत्री जी ने बाद में आकर उनको एक माफी भी दी गई है कि गलत बोला गया। क्या झारखंड में इस तरह की चीजें आपने देखी हैं? क्या झारखंड में इस प्रकार की कहीं गाली गलोच आपको होती दिख रही हो? कहीं प्रभु श्री राम को गाली देते हो कोई दिखता हो, कोई भारत की सेना को गाली देता हुआ दिखता हो? एक जेन्युइन विषय को लेकर कुछ छात्रों ने जो है अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके बड़े लोकतांत्रिक और सभ्य तरीके से ऐसा आंदोलन, जिस पर कोई भी, आप इस पूरे पैनल पर बैठा कोई भी गर्व महसूस कर सकता है, जिसमें फालतू की बात नहीं करनी, केवल अपने विषय पर बात करनी, केंद्रित रहना, और ऐसा न लगना जैसे आप किसी एक एजेंडे का यूज करके कुछ और करना चाह रहे हो। तो उसके साथ देश भर की सहानुभूति जागी। और दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से, और वैसे जो हमारा जो विपक्ष है उसके कुछ दल जो हैं, उनकी सुविधाजनक राजनीति की भी वो पोल पट्टी खोल गया, जब उस पर जो है मुंह में दही जमाकर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी, और जहां झारखंड में हेमंत सोरेन जी और लोग जो लोग हैं, उनके पुतले फूकने पड़े उन छात्रों को बाद में आकर। लेकिन वो शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे, उन्होंने किसी पुलिस वाले अच्छा राहुल जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। झारखंड में जब छात्रों का मुद्दा आया तो ये राहुल गांधी मुंह में दही जमा कर बैठ गए। ये नीट के परीक्षार्थियों के मुद्दे पर जब दिल्ली में छात्र इकट्ठा हुए और देश के बाकी इलाकों में भी हुए, तब आपके मुंह में क्या जमा था? आपके नेताओं के मुंह में क्या जमा था? थोड़ा उसका भी पता चला। इनके मुंह में तो दही था, आप लोग क्या खा के बैठे थे? बताता हूं। देखिए, हम प्रोएक्टिव थे पहले दिन से। एक बार फिर से तुलना कर लेते हैं ताकि फॉल्स इक्विवेलेंस ट्रो ना हो। हम तुलना कर लेते हैं कि कहां पर झारखंड के अंदर इतने दिनों तक छात्र जो है क्या मांग कर रहे थे। मांग कर रहे थे कि आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से, सीबीआई देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी जो एजेंसी है, उससे जांच तो करवाइए। क्या दिल्ली के आंदोलन के समय ये मांग किसी ने? नहीं, रुकिए, नहीं, रुकिए विधु रावल जी, यार क्या विशेषण के साथ आपने कहा है सबसे प्रतिष्ठित देश की एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट को तो सम्मान देते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट तो मान्यता देते हैं। सीबीआई के संदर्भ में क्या ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के? भूल गए आप? वो मामला, वो एक आध मामले में वो कांग्रेस के दौरान जो है, कांग्रेस के समय जो है केजी थॉमस की जब नियुक्ति हुई थी, उसमें 19 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरेट कहा था, निश्चित तौर पर कहा था। लेकिन उसके बाद जो है वो नदी का पानी बहुत सारा पुल के नीचे से बहा है। मैं आपसे पूछता हूं, आप डॉक्टर साहब आप बताइए, कोई और एजेंसी आप सुझाइए जो सुप्रीम कोर्ट जिस पर टिप्पणी ना की हो और वो इससे अधिक प्रतिष्ठित हो। उसके छात्र तो उसके लिए भी तैयार हो जाते। एक जेन्युइन मांग जो है झारखंड के छात्रों ने की, उस मांग के ऊपर उन्हें इतने वर्ष, छात्रों के संदर्भ में भाजपा के प्रवक्ता इतनी दमदारी से कैसे बोल दिए कि वो तैयार हो जाते? थोड़ा हमको भी तो पता चले। ये आप छात्रों के प्रवक्ता है या भाजपा के प्रवक्ता है? भाई, आपने इतनी दमदारी से कहा कि छात्र तैयार हो जाते, क्या कहानी है विधु जी? देखिए ना हिमांशु जी, मैं खुद जो है छात्र राजनीति से ही जो है मुख्य धारा की राजनीति में आया हूं। इस नाते से कह सकता हूं कि छात्र चाहे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हो, उनकी भी एक डिमांड थी, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मांगी थी, और इसी कारण से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। उन्होंने ये कहा था कि कोई मजबूत कानून बनना चाहिए। तो उसलिए जब आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान देश के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि सोमवार को कैबिनेट शुक्रवार को कैबिनेट वो पारित कर देगी और सोमवार को जो है लोकसभा में वो जो है विवेचना के लिए ले आएंगे, चर्चा के लिए ले आएंगे। हम छात्रों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जो देश को गाली देने वाले जो तत्व हैं, जो भारत माता को गाली देने वाले, जो देश की सेना को गाली देने वाले, देश की प्रधानमंत्री की मृत माता को गाली देने वाले लोग हैं, उनके प्रति अगर कोई सहानुभूति रखता है तो गुड लक टू देम।
हमने तो उसमें भी बड़ा दिल दिखाया, देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको भी माफ किया। तो छात्रों के प्रति तो सहानुभूति है, और ये अभी से नहीं, हम सुधारवादी भी हैं। आज आप जो मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, 44 पेपर्स को कैंसिल करना पड़ा है इन आंदोलनों के बाद झारखंड के अंदर। आप सोचिए कैसी व्यवस्था चल रही होगी। इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए दिल्ली से, फिर से दोबारा से आपको कह रहा हूं, हम सरकार में आए थे तो एक जो बंदर बाट वाली व्यवस्था थी उसको रिप्लेस किया हमने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेकर आए थे। हमने इसको रिकॉग्नाइज किया कि गलतियां हो रही हैं। ऐसा नहीं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फुल प्रूफ हो गई थी, गलतियां वहां पर भी हुई होंगी, लेकिन कम से कम जो आचरण था, जो रुझान था हमारा, सुधारवादी था। और इस नाते से जनता का और लोगों का विश्वास हम जीत पाए हैं, चुनाव दर चुनाव जीत पाए हैं। और अब आप देखेंगे तो रुके ना यार विदुर, आप तो गजब ही कर रहे हो भाई। हम लगातार चुनाव जीत पाए हैं, 303 पर पहुंची हुई भाजपा 240 पर रह गए। विदुर रावल जी कहां भूल जाते हैं आप अपने आंकड़ों को, कहां गफलत में ले आ रहे हैं। जवाबदेही के संदर्भ में आपने तो बताया नीट पे कुछ भी नहीं हुआ, 5 दिन बाद तो माने कि पेपर लीक हुआ। जब छात्रों पे लाठियां चल गई, पैलेट गन चल गई और जाने क्या क्या हो लिया, तब तो धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है ये मानते हुए अकाउंटेबिलिटी तय कर पाए आप। तो कुल मिला के जानना है कि जितना पहले दिन से झारखंड में छात्र हित के साथ भाजपा खड़ी हो गई, दिल्ली में खड़ी नहीं हुई। पर जो लोग दिल्ली में छात्र हित के लिए खड़े थे वो झारखंड के संदर्भ में इतना समय क्यों ले लिए? जो प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गए छात्रों के हित के मुद्दे को लेकर, वो रांची आने की जहमत 25 दिन में भी क्यों नहीं उठा सके? हमारे साथ सम्माननीय विकास उपाध्याय जी हैं, छात्र आंदोलन की राजनीति का ही एक बड़ा चेहरा रहे हैं। तो बताइए विकास जी, आप तो छात्रों के संदर्भ में माननीय राहुल गांधी जी के पुराने साथी हैं। रांची के छात्र ना लगे, बड़ी मुश्किल से समर्थन में टूटी फूटी सी एक आवाज, हम साथ हैं, ऐसे साथ हैं कि हाथ को भी पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे साथ है। दिल्ली के आंदोलन और झारखंड दोनों आंदोलन को अगर आप बहुत नजदीक से देखेंगे, 152 बार पेपर लीक के विषय में अगर किसी ने शुरू से चर्चा की है, किसी ने इस आवाज को उठाने का काम किया है, अभी ये 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले छात्रों का आंदोलन सड़क पर हुआ, उस समय नहीं, 2 साल पहले से राहुल गांधी जी 152 बार पेपर पर्चे लीक हुए, समय बाध्यता को लेकर, रोजगार को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी जी ने आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया है। और यही छत्तीसगढ़ में जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने खुद अपने इंटरव्यू में इस बात को, अपने भाषण में इस बात को कहा है। झारखंड के आंदोलन में भी कांग्रेस पार्टी की उन छात्रों के साथ सहमति थी जो छात्र वहां आंदोलन कर रहे थे। राहुल जी ने चिट्ठी भी लिखी और हमारे तमाम जो हमारे गठबंधन सरकार के जो मंत्री थे, जो विधायक थे, लगातार छात्रों के साथ बात कर रहे थे। ये मध्यस्थता कौन कर रहा था? वो छात्रों के साथ बैठ के, वही हमारे कांग्रेस के मंत्री, जो गठन, एक समिति गठन हुई थी छात्रों के बीच में, आंदोलन करने वाले छात्रों के बीच में और सरकार के मंत्रिमंडल के बीच में, तो उसमें हमारे ही कांग्रेस के नेता लोग थे जो लगातार इस पर बात कर रहे थे। और देखिए, एक बार की बैठक नहीं, बैठ के वही बात सुनी गई, 1-2 दिन के, 4 दिन के आंदोलन में उनकी बात बैठकर सुनी गई। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने माना ही नहीं। आखिरी दिन तक सरकार के पूरे प्रधानमंत्री जी तक, बहुत बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी तक आखिरी दिन तक कोशिश करते रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मत हो। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण बना था, जिस प्रकार का माहौल बना था, क्योंकि छात्रों के भविष्य का मामला है। मैं पहले भी आपको हिमांशु जी एक बात कहना चाहता हूं, पहले भी हम इस बात को कहते हैं, कांग्रेस पार्टी छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं, उनके भविष्य के लिए राजनीति कर रही थी। एक मिनट रुकिए विकास जी, ये जब आप विपक्ष में होते हैं तभी छात्रों के भविष्य के लिए राजनीति क्यों करते हैं भाई? जब आप सत्ता में थे तो छत्तीसगढ़ में पीएससी बेच खाए, किस तरीके से, कैसे माननीय पीएससी चेयरमैन अपने पूरे कोनवे की नियुक्ति कर लिए, भूले तो नहीं है ना? आप उस सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। नहीं, रुके, अब आपको रहेगा कि यहाँ के संदर्भ में क्यों बात कर रहे हैं। राजस्थान में तो सचिन पायलट को धरने पर बैठना पड़ गया, जिस प्रकार से वहां पर पर्चे लीक हो रहे थे। उस समय राहुल गांधी को पता नहीं चला कि छात्रों के हितों के साथ, राजस्थान के छात्रों के साथ क्या हो रहा है। अचानक दिल्ली के संदर्भ में ही राहुल गांधी के अंदर संवेदनशीलता क्यों जागी, थोड़ा बताइए। देखिए, दिल्ली की अकेले की बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा, छात्र इस देश के भविष्य हैं, उनके साथ कोई राजनीति नहीं।
अगर हम जहां सत्ता में थे वहां भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आपने पीएससी की चर्चा की। छत्तीसगढ़ राज्य बनने 25 साल हो गया। कितनी पीएससी की परीक्षाएं होनी चाहिए उसके नियम के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार, उसको आप देखिए। उसकी लड़ाई अगर किसी ने लड़ा था तो कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई ने लड़ाई लड़ी है। राजस्थान में भी जब वो छात्र आंदोलन हुआ, वहां परीक्षाओं को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर, जब भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लेकर उसमें छात्रों का साथ देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी कभी भी, अरे विकास जी ऐसे ना बहकाओ ना ऐसे बहलाओ। बोले जब हम थे तो एनएसयूआई ने यहां पे लड़ाई लड़ी थी। 15 साल बीजेपी की सरकार थी, लड़ने में क्या दिक्कत थी? पर जब आपकी सरकार बनी, 5 साल आपकी सरकार रही, 2018 से लेकर 2023 तक, तब पीएससी में क्या किए? ये सवाल सबके जहन में है ना विकास जी। उस समय राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने कौन से कदम उठाए? जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उस समय पर राहुल गांधी जी ने पर्चे लीक होने के संदर्भ में, परीक्षाओं में धांधली के संदर्भ में अशोक गहलोत का कान कहां से पकड़ा था? थोड़ा हमें बताओ ना। देखिए डॉक्टर साहब, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, आज भी आप छत्तीसगढ़ पीएससी की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पीएससी में कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने या कांग्रेस पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि ने वहां पर यह धांधली नहीं की। जो धांधली किया वो जेल में है, और जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है वो जेल में है। भारतीय जनता पार्टी तो सीधा इन्वॉल्व है। भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली के जंतर मंतर का आंदोलन को खराब करने का प्रयास किसने किया? झारखंड में, ये झारखंड को परिभाषित कर रहे हैं, झारखंड को बता रहे हैं। झारखंड में तो आंदोलन करने वाले दिल्ली से सीख ले लिए। वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को भेज के इसमें पथराव कराएगी, या राम को गाली देने की बात कहेगी, या प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने की बात कही जाएगी। ये छात्र के आंदोलन ने नहीं किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे आंदोलन को मिसगाइड करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन को मिसगाइड करने का काम किया विकास जी, इस दलील के साथ है। पर कुल मिलाकर जहां पर कांग्रेस की सरकार रहती है, वहां पर छात्रों के हितों को लेकर कौन से कदम उठा लिए गए, इसके संदर्भ में विकास उपाध्याय जी मौन हो जाते हैं। और हमारे साथ धीरज दुबे जी हैं। क्या कहते हैं धीरज जी? विदु रावल जी बता रहे हैं दिल्ली में जो आंदोलन था उसमें देखिए ना किस किस्म के अराजक तत्व थे, किस प्रकार की अगंभीर बातें थी, किस प्रकार की अश्लील बातें थी, किस प्रकार का उद्दंड व्यवहार था। वहीं झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन है, कितना सुसंस्कृत है, कितना अनुशासित है, कितना शालीन है। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, देखिए हमारे लिए छात्र और युवा अलग अलग नहीं है, चाहे वो जंतर मंतर के हो चाहे झारखंड के हो। अगर कोई सार्केजम के थ्रू अपनी बातों को रख रहा है, कोई शायरी के थ्रू अपने बातों को रख रहा है, पोस्टर पर कुछ उस तरह के बातों को रख रहा है जो थोड़ा सा फनी हो और सटायर टाइप हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे किसी सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी होनी चाहिए। अगर आप बड़े मास लेवल का वोट पाकर अगर जनसेवा में जुड़े हुए हैं, नेतृत्व कर रहे हो, तो जनता की तीखी आलोचना और सटायर और कर सकते हैं कि उनकी आलोचना को सुनने, समझने और उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे झारखंड का मामला हो चाहे जंतर मंतर का, एक चीज तो समझ में आ गया है कि राष्ट्रव्यापी समस्या हो गया। पेपर लीक हो, पेपर में धांधली हो, या जो भी परेशानियां दिख रही है, और किसी एक राज्य का मामला नहीं है। झारखंड छूता है, ना यूपी, ना एमपी, ना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, सबका वही हाल है। युवाओं के अंदर एक आक्रोश हिमांशु जी इसलिए है कि देश में जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोड्यूसिंग क्षेत्र थे वो डिफेंस, कोलफील्ड और रेलवे, ये तीनों को आउटसोर्सिंग के आधार पर बेच दिया गया है, आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे दी गई है। 12 घंटे जॉब कराते हैं, ना कोई सोशल वेलफेयर है, ना कोई पेंशन स्कीम है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उनका एक रिस्क हो गया है जीवन। बहुत सारी चीजें बहुत दिनों से चल रही हैं जो जंतर मंतर पर देखने को मिला, कोई एक गतिविधि का वो आक्रोश नहीं था। झारखंड में जो मांगे चल रही थी, जंतर मंतर और झारखंड में 2 डिफरेंसेस थी। जंतर मंतर पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जी चुप्पी साधे हुए थे बहुत दिनों तक जी। जब इस्तीफा हो गया प्रधानमंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान जी का, तब प्रधानमंत्री जी ने अपना रील वाला वो 12 बजे रात को वीडियो डाला था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से इस पर चर्चा कर रहे थे, युवाओं से संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे। 8वें दिन डेलीगेशन से बातचीत शुरू हो गई थी। तो दोनों में एक चीज दिख रहा था कि झारखंड में संवेदनशीलता ज्यादा दिख रही थी। झारखंड में डेलीगेशन बन चुका था जो स्टूडेंट के प्रतिनिधित्व से बात कर रहा था।
लेकिन मेरा मसला ये नहीं है, युवाओं को आज अगर रोड पर सड़क पर आना पड़ा है तो उसके पीछे कारण है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि नहीं पढ़ो, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छा नौकरी मिलेगा, जीवन सेटल हो जाएगा। अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन सिस्टम इतना हावी हो गया है कि एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों के पढ़ाई में जा रहा है। आउटपुट में क्या निकलता है कि नौकरी नहीं निकल रही, जैसा भी आपको ने बताया कि 3 फील्ड जो सबसे ज्यादा नौकरी देती थी अब नौकरी नहीं दे रही है। दूसरा कि अगर कुछ जॉब निकल भी रहे हैं तो उसमें सेटिंग वेटिंग हो जा रहा है, परीक्षा लीक हो जा रही है। तो युवाओं में आक्रोश है और उस आक्रोश को हर सरकार को विनम्रता पूर्वक टेकल करना होगा, चीजें जो खराब हुई उसको ठीक करना होगा। और जो आज बिल आया हिमांशु जी, हमें कहने में एक गर्व हो रहा है कि 2023 में यहाँ हेमंत सोरेन जी ने बिल लाया था और यही भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन देके इस बिल को काला कानून बता रही थी। तो युवाओं के प्रति सजग होना होगा। हमारे यहाँ लाठीचार्ज भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई पैलेट गन नहीं चलाया गया, हमारे यहाँ कोई वाटर कैनन का प्रयोग नहीं हुआ है। जितनी संवेदनशीलता के साथ कोड ऑफ कंडक्ट लगाकर युवा धीरज जी आप बता रहे हैं आपके यहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ, आपके यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर राहुल गांधी ने पत्र क्यों लिखा? वो तो आपके सहयोगी ही है ना कि छात्रों के साथ में ये जाति नहीं होनी थी। आपकी निगाह से गुजरा नहीं गुजरा? राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करती है और कांग्रेस को ये महसूस हो रहा होगा, या हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को भी ये चीज समझ में आ रहा था कि जंतर मंतर पर जो गुनाह, जो कुकर्म भारतीय जनता पार्टी ने किया है उस पर पर्दा डालने और पटाक्षेप करने के लिए उनको झारखंड का आंदोलन एक मुद्दा मिल गया है। और यहाँ पे हम लोग भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी हर का बल प्रयोग कर रहे हैं तो उसको इन लोग लाठीचार्ज बर्बरता पूर्वक किए। अच्छा एक मिनट, मतलब थोड़ा हमें समझाएंगे कि आपका हल्का फुल्का बल प्रयोग क्या होता है और लाठीचार्ज क्या होता है? लेते हैं मतलब बल प्रयोग में क्या करते हैं? मतलब हाथ से थोड़ा सा ठेल दिए, थोड़ा दाएं हो जाओ, थोड़ा बाएं हो जाओ, इसे हल्का बल प्रयोग करते हैं। तो 104 लोग भर्ती हुए थे अस्पताल में, 17 लोगों को पैलेट गन की गोलियां लगी थी। आरटीआई से आपके ही कोई मीडिया चैनल हाउस ने ही उसको निकाला था या कोई सोशल एक्टिविस्ट ने निकाला था। झारखंड में एक लड़के को अस्पताल नहीं जाना पड़ा और किसी के ऊपर किसी तरह की बर्बरता पूर्वक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कुछ होता तो आप अस्पताल से उसको कवर अप कर रहे होते, तो नहीं है। यहाँ छठा बैरिकेडिंग जाने के बाद भीड़ को तितर बितर किया गया था। नहीं कैसे किया गया था धीरज जी, थोड़ा समझाओ ना, वो कुशलता हम जानना चाहते हैं। थोड़ा हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे कि हल्का बल प्रयोग, जिसमें लाठी का इस्तेमाल नहीं किया गया लेकिन हल्का बल प्रयोग किया गया, तो वो हल्का बल प्रयोग कैसे होता है? धीरज जी थोड़ा हमें रोशनी देंगे ना, हमारा ज्ञानवर्धन होगा। देखिए, हाँ। अभिभावक हैं हिमांशु जी, आप भी, आपके भी घर में बच्चे होंगे। हाँ। कभी आप डांट के उनको डराते हैं, कभी आप एक आध थप्पड़ लगाते होंगे, और कोई कोई अभिभावक देखते होंगे कुर्ता पूर्वक पकड़े और पकड़ के दम तक कूट दिए। हाँ। तो जो जंतर मंतर पर हुआ वो दम तक कूटे गए। यहाँ जो हुआ कि डांट कर लपड़ झपड़ करके उनको कि भाई आप विधानसभा में मत घुस जाइए, ये अनैतिक है, वहां पे जनप्रतिनिधि है। लपड़ मारे, लाठी नहीं मारे, आपका कहना है इतने से काम चल गया आपका? चलाया नहीं गया, लाठी चलाया गया तो डराने के लिए, पिटाई के लिए नहीं चलाया गया। देखिए, पीटना और डराना दोनों अलग अलग चीजें हैं हिमांशु जी, ये आप भी समझ रहे होंगे, आप भी जान रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं जाऊंगा डॉक्टर अनुज जी के पास, उससे पहले धीरज जी एक दखल आपसे जानना चाहता हूं। ये झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन हुआ, ये 100% छात्रों का आंदोलन था या इसमें आपको भाजपा की सक्रिय भूमिका महसूस हुई, दिखाई दी, या ये केवल अंदेशा है, या आपका भरोसा है? भाजपा की सक्रिय भूमिका ही भर नहीं थी जी। भाजपा तो यहाँ कोचिंग माफिया को भी सेटिंग एटिंग में लेके बैठे हुए थे। ये जो विधानसभा में आज उपद्रव हुआ, यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट था हिमांशु जी। यहाँ छात्रों ने कहा कि ना हम धार्मिक नारे लगाएंगे, ना हम पत्थरबाजी करेंगे, हम गांधीवादी और बिरसावादी तरीके से आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ जब विधानसभा घेराव के लिए युवा बढ़े तो कई वीडियो, कई फोटो वायरल हुए हिमंता विश्व शर्मा के साथ फोटो खिंचाने वाले लोगों का, रघुवर दास जी, आदित्य साहू जी, बाबूलाल मरांडी जी के साथ फोटो खिंचाने वाले युवाओं का, जो पूरी तरह से विद्यार्थी परिषद और भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता थे। उन्होंने इस आंदोलन को गलत दिशा में ले गया। और हम नहीं बोल रहे हैं, आज कुछ लोग घुसकर हमारे आंदोलन को डाइवर्ट करने का काम किया था, और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो मैं आता हूं डॉक्टर अनुज जी के पास, लेकिन उससे पहले विदु रावल जी हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, उनको समय देना बनता है। जी विदु जी, क्या कह दी ऐसा धीरज जी? बड़ा हैरान करने वाली बात है, और ये कहीं ना कहीं जो कलई खोलती है किस प्रकार का, जो अभी आपने सुना कि कोई
लाठीचार्ज नहीं हुआ था, हल्का बल प्रयोग हुआ था। आपने सुना कि किस प्रकार से बड़े प्यार से गुलाब का फूल देकर समझाया बुझाया गया था। लेकिन तस्वीरें तो आपके पास नहीं, गुलाब का फूल नहीं, एक लपड़ वप्पड़ मार दिया ऐसा बोले, गुलाब का फूल नहीं बोले विदु जी। धीरज जी ये बता रहे थे कि एक लपड़ वप्पड़ मार के बहला दिए, लाठी हवा में लहरा दिए, मारे नहीं, ऐसा समझा रहे थे हमको। हम इस प्रकार की बात करते हैं तो बात की प्रमाणिकता कम होती है। सारे देश ने देखा, बेवकूफ नहीं बना सकते किसी को, सारे देश ने देखा किस प्रकार देवेंद्र नाथ जो महतो थे उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, उनको किस बीमारी की हालत में जो है अनशन पर थे वो, और उनके साथ किस प्रकार से अस्पताल से लेकर प्रोटेस्ट तक उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। रात के अंधेरे में भी लाठियां भांजी गई है, दिन में अलग लाठियां भांजी, रात को अलग भांजी। अच्छा विदु जी एक बात बताओ, ये जंतर मंतर से संसद की ओर जो बढ़े उस समय पर लाठी ज्यादा चली, या रांची में जब विधानसभा के लिए प्रदर्शनकारी बढ़े तो लाठी ज्यादा चली? आपने तो दोनों रील्स देखी, दोनों वीडियोस देखे, दोनों दृश्य देखे, किसमें ज्यादा चली? हिमांशु जी, मैं तो जेएमएम के प्रवक्ता साहब जितना वाक चतुर्य नहीं रखकर ये बोल पाऊंगा कि झारखंड की विधानसभा जो है वो तो लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन देश की संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर नहीं था। वहां उसको तो इन्होंने अलग प्रकाश में लेकर आए और विधानसभा को अलग। लेकिन आपका जो सीधा सीधा सवाल है, छात्रों पर कहीं पर भी लाठी चली, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कारण रहे उसके ऊपर अलग विवेचना कर लेंगे, लेकिन ये इसको घटना को तो दुर्भाग्यपूर्ण मानना पड़ेगा। हम ये जो सुविधाजनक राजनीति करते हैं, हम जब ये कहते हैं नहीं ये, और देखते हुए झूठ बोलते हैं। देखिए ना किस प्रकार का झूठ अभी हमने सुना है। इसको क्या दर्शक जो है इस बात को जो स्वीकार कर लें? ये जितना झूठ इस संदर्भ में है वो पैलेट गन को लेकर भी बहुत बात है विदु जी, तो पैलेट गन के संदर्भ में भी थोड़ा आपसे पता चल जाए कि झूठ कहां पर है। पैलेट गन चली ये बात झूठ है, या पैलेट गन नहीं चली ये बात झूठ है? देखिए इसका ज्यादा इक्विप्ड जो है दिल्ली पुलिस है ये बताने के लिए, और इसको लेकर जो है एक मांग रखी थी विपक्षियों ने, कहा था कि देश के गृह मंत्री जी जवाब दें। देश के गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए आतुर थे, बकायदा उन्होंने बाद में आकर तो पत्र भी लिखा स्पीकर साहब को कि समय दे दीजिए, लेकिन इस बात का उत्तर जो है देश के संसद में आ जाता, नहीं मिला। बड़ा विषय अमित शाह नाम है उनका, प्रोफेसर विदु रावल जी, केवल देश के गृह मंत्री नहीं है, अमित शाह हैं, अमित शाह। अमित शाह जिस दिन जवाब देना चाहेंगे उस दिन जवाब दे देंगे, संसद में नहीं जनता के सामने भी दे देंगे। तो कहाँ हमको बहका रहे हो बहला रहे हो ये कह के, वो जवाब देना चाहते थे, संसद चली नहीं इसलिए जवाब नहीं दे पाए। अमित शाह अपना जवाब देने के लिए एक सदन भर के लिए बाध्य नहीं है। पर बहरहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सवाल के तौर पर ही रहने देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अनुज कुमार तरुण है। तेजस्वी आज सड़क पर उतर गए, क्या कहते हो अनुज जी? आंख ठीक धधक रही है, रोटी अच्छी सीख सकती है, हर राज्य आ जा रहा है सेकने के लिए, क्या कहते हैं? सुविधा की नहीं, मैं तो कहता हूं कि सुविधा के अनुसार छात्र हित की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि झारखंड में जब आंदोलन हो तो हम चुप रहें और जंतर मंतर पे हो तो हम बोलना शुरू कर दें। मैं इस सुविधाजनक राजनीति के खिलाफ हूं, लेकिन जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हम शुरू से ही छात्र हित की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा 17 महीने की जब मेरी सरकार बनी तो हम लगभग 5 लाख नौकरियां देने की बात की। इसके बाद भी बेहतर शिक्षा की हम बात लगातार करते रहे। तो पटना में जो आज मार्च था वो इसी बात का था, जो हमारे छात्रों पर, चाहे जंतर मंत्र के छात्र हों या बिहार के छात्र हैं, तो छात्र ना, आतंकवादी तो नहीं है जी, लेकिन जिस तरह से छात्र आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, 74-75 में भी चला। आपने देखा होगा बिहार से ही छात्र आंदोलन की शुरुआत से बहुत बड़े स्तर पे हुआ, संपूर्ण क्रांति के रूप में। लेकिन क्या भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी छात्रों पर पैलेट गन चला? AK-47 से कभी हमला हुआ, गोलियां चली? इस बात को लेकर हमें चिंता है कि लोकतंत्र कहां जा रहा है। जो छात्र अपने अधिकार की शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं उस पर आप गोली चलाएंगे, AK-47 से तान देंगे, इस बात को लेकर के। और जहां तक आंदोलन की बात है, देखिए मैं बार बार मैं सुन रहा था डिबेट में कि जंतर मंतर के आंदोलन और रांची के आंदोलन, इसमें बुनियादी फर्क महसूस करिए आप कि 20 से 21 दिन तक जंतर मंतर के छात्रों के साथ कोई संवाद करने के लिए नहीं आए। जब बच्चों ने हार कर है जो कि पार्लियामेंट की तरफ कूच किए तो उन पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई। ऐसी भी लाठी क्या, उसमें कील ठोके हुए थे और ना जाने कितने अमानवीय ढंग से उसके पेश आया गया। लेकिन रांची के आंदोलन में क्या था, शुरू से ही सरकार उनके साथ संवाद कर रही थी, संवादहीनता की स्थिति नहीं थी। आप
सोरेन साहब ने भी कहा हमने लगभग बच्चों के 98% मांगों को पूरा कर लिया, यानी संवाद चल रहा था। राहुल गांधी ने 6 तारीख को एक प्रोग्राम रखा, आस्क मी टू एनीथिंग, उसके माध्यम से बच्चों का सवाल लिया। 7 तारीख को उन्होंने इंस्टाग्राम पे जाकर बच्चों से जुड़े। 10 तारीख को जब उनके साथ पुलिस ने बल प्रयोग किया, उस पर भी आपत्ति जताया। उन्होंने कहा कि हमें छात्रों के साथ, उनके मांग के साथ तो संवाद होते रहना चाहिए। पुलिसिया कार्रवाई होती है आंदोलन में, आंदोलन का पार्ट है, लेकिन जिस तरह से बर्बरता ढंग से लाठीचार्ज हुआ, गोली चलाई गई और AK-57 टाना गया, इस पे चर्चा करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि हो सके मुझे कहीं जाना है, तो एक महत्वपूर्ण सवाल कि आज देश में छात्र आंदोलन क्यों हो रहा है, इसके तह में बात करने की जरूरत है। लगभग किसी भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ढह गई है, चरमरा सी गई है, चाहे किसी की भी सरकार हो। मैं इसको बहुत दुख के साथ कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और हम विद्यार्थियों की पीड़ा से जुड़े रहते हैं। अभी बिहार में क्या स्थिति हो रही है, 2 तरह के छात्र बैठे हुए हैं। एक तो वो छात्र हैं जो TRE 4 की मांग बहुत पहले से कर रहे हैं। बिहार में 2 मुख्यमंत्री बदल गए 6 महीने में, कुर्सी के खेल में लगे हैं। विद्यार्थी के बीच में वादा करके आए थे कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे और अभी तक वैकेंसी नहीं है। कल जब बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो कल आनंद फानन में उन्होंने वैकेंसी निकाला TRE 4 का। एक और बच्चे हैं जो PhD धारक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आशा लगाए हुए थे, लेकिन उनका उम्र कम कर दिया गया। अब बताइए, जिस राज्य में 10 साल में या 5 साल में वैकेंसी आती है, उस राज्य के विद्यार्थियों को 55 की उम्र घटा करके 43 कर देते हैं। वो बच्चे कहां जाएंगे? आंदोलन करेंगे तो नहीं करेंगे क्या? एक मिनट हमने 55 की जगह 43 कर दी। ये कैसा राज्य है जिसमें 55 साल की उम्र बच्चे कहलाते हैं? हायर एजुकेशन में UGC का गाइडलाइन है, UGC का गाइडलाइन है। नहीं, वो तो ठीक है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि बिहार मतलब 55 साल के व्यक्तियों को बच्चा समझता है? आपने कहा बच्चे कहां जाएंगे, थोड़ा मेरी भी जानकारी में इजाफा कीजिए। नहीं हिमांशु जी, ऐसा है कि वो तो बोलने के क्रम में छात्र हित में बात कर रहे हैं तो बच्चा कहने की आदत है, लेकिन फिर भी वो उम्मीदवार हैं जो उम्मीद लगाए हुए थे कि अभी हमारी उम्र बची है। और उसके बाद भी मैं नियम की बात करता हूं, अगर आपने 43 किया था तो उसमें भी एक चीज सोचने वाली बात है कि जिस BPSC का नियम है, बिहार गवर्नमेंट का नियम है, जो पिछला लास्ट वैकेंसी होगा उसका 1 साल बाद एज का कट ऑफ होगा। अब बताइए कि अगर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अगर 2020 में आया है तो उसका एज कट ऑफ का क्या होना चाहिए? 2021 होना चाहिए। तो उस नियम के अंतर्गत भी मानने को तैयार नहीं बच्चे, वो स्टूडेंट कहां जाएंगे, उम्मीदवार कहां जाएंगे? तो छात्रों को सुनने वाला कोई नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो आज हमारा जो रैली था, आज जो हमारा मार्च था, इन बच्चों के जो डिमांड है, जो उनका अधिकार है, उसको लेकर के था। और खास करके बिहार में जो सिवान में जो AK-47 से जो गोलियां दागी गई, किसके कहने पे दागी गई? आपने DM SP को तो बदल दिया, लेकिन DM SP को आदेश किसने दिया? ये वही सरकार है ना जो भरत तिवारी को फर्जी इनकाउंटर में मार देते हैं। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? डॉक्टर अनुज का कहना है कि छात्रों के हितों के संदर्भ में बात कौन करेगा, और हर जगह से छात्रों के संदर्भ में ये बात क्यों आ रही है? तो हर कोई अपनी सुविधा से बात कर रहा है, लेकिन मेरे पास एक शख्स ऐसा मौजूद है जो इस सुविधा से परे है, क्योंकि वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। नाम उनका संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक है। तो संजीव जी, थोड़ा आप रोशनी दें। क्या घूम फिरकर हम पिछले कुछ समय से कहते आ रहे थे क्या ये देश अब युवाओं का है? हमारे यहाँ इस समय जो 140 करोड़ का देश है, उसमें बड़ी तादाद जो है वो युवाओं की है। तो जिन युवाओं को देश के राजनीतिज्ञ ताकत बता रहे थे, वो युवा इन राजनीतिज्ञों के सामने समस्या बनकर खड़े हो गए, क्योंकि उनके पास में क्षमता तो है पर उस क्षमता के लिए अवसर नहीं है। तो ये अवसर दिलाने के लिए राजनीतिक दल संघर्ष कर रहे हैं, या इनके संघर्ष के माध्यम से खुद का अवसर पाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपसे जानना है संजीव, क्या देख रहे हैं आप? राजनीतिक दल वाकई छात्रों के हितों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं, या छात्र गुस्से में है तो छात्र गुस्से में आकर जो अभी सत्ता में उसे हटा दें और हम सत्ता में आ जाएं, इस सहूलियत के लिए छात्रों के साथ खड़े हो गए? क्या देख पा रहे हैं हम? हिमांशु जी, देश के राजनीतिज्ञ और देश के राजनीतिक दल निश्चित तौर पर हर एक अवसर पर और उस कमजोर अवसर पर वो भुनाने का प्रयास करेंगे ही। जो सत्ता में है वो सत्ता बचाने की कवायद करेंगे, और जो विपक्ष में है इस अवसर को भुनाने की कोशिश करेंगे वो, और हावी होने का प्रयास भी करेंगे। इन सब के बीच में खो जा रहा है हमारे बच्चों का भविष्य। बच्चों को इस बात का एहसास हो चुका है कि किसी सरकार किसी की भी हो, किसी स्टेट की हो, स्टेट की बात हो या सेंट्रल की बात हो, सरकार की प्राथमिकता में हम कहीं नहीं है। हमारी शिक्षा, परीक्षा और हमारी नौकरी सरकार के लिए कहीं नहीं है।
पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा कि सरकार हिंदू मुसलमान, 3 तलाक, बाबरी मस्जिद, 370, क्या सचमुच में सरकारों के मन में इन बच्चों के लिए कोई सहानुभूति है? वो चाहते हैं कि ये बेहतर करे? हम किसी एक जंतर मंतर की बात है तो जंतर मंतर पर निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टी लगातार, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो वो हावी थी। झारखंड में ठीक उसी तरह से, झारखंड में यदि सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, कांग्रेस समर्थित सरकार है, राजद की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी खुल के वहां पे विपक्ष में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और सारे उनके साधन संसाधन सब कुछ लगे हुए थे उस पर। बिहार में भी वही स्थिति है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सचमुच में क्या अलग अलग स्टेट में जो सरकारें हैं, क्या बच्चों को इस बात का एहसास हो गया है कि सरकारें किसी की भी हो हमारी नहीं सुनती, हमारी नहीं चलती? बड़े फख्र से ये बात कही जा रही है और यहां भी कही जा रही है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यदि सरकारों ने गलती की है तो उस गलती को सुधारना चाहिए, लेकिन 44 परीक्षा रद्द करने के बाद में आपको पता है हिमांशु जी, झारखंड में कितनी नौकरियां गई है? 2600 से ज्यादा नौकरियां गई है। वैसे लोगों की नौकरियां गई हैं जिन लोगों ने कर्ज पे घर खरीद लिया है, कर्ज पे गाड़ी खरीद लिया है, नई नई शादी हुई है, दूसरी नौकरियों को छोड़ करके इस नौकरी को ज्वाइन किया था, परीक्षा में पास हुए थे। क्या सचमुच में 100 में 100 गलत थे? 50 तो रहे होंगे ना सही, जिन्होंने ईमानदारी से काम की होगी। और एक और बात मैं बता दूं, मैं केवल विद्यार्थियों के साथ इसलिए नहीं हूं कि एक विश्लेषक होने के नाते मैं खुद पीड़ित रहा हूं और मैं आज जो बात आपको बता रहा हूं एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से नहीं। 2024 के नीट एग्जाम में मेरा खुद का बेटा, हम कहीं से किसी आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते हैं, सामान्य श्रेणी से आते हैं। हमारे बेटा ने जो अंक हासिल की थी उसमें उसको दिल्ली के आसपास में एमबीबीएस मिलता। पेपर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1% 0.1% भी यदि इसकी पवित्रता बाधित होती हो तो इसको हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल नहीं हुआ, नंबर काटेगा और मेरा बेटा केरल जैसे सुदूरवर्ती इलाकों में बीडीएस का पढ़ाई कर रहा है, अभी सरकारी कॉलेज में ही है। और एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मैं बता दूं, हम तो बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। यूपी पीसीएस 2023 जिसका रिजल्ट आज से 2.5 महीने पहले निकला, मेरी बेटी टॉपर है और 2.5 महीने तक वो मामला कोर्ट में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्वाइनिंग पे स्टे लगा दिया गया। कहां सर फोड़ ले हम? कौन सी ऐसी सरकार है जो बच्चों के प्रति इतनी संजीदगी से काम करती हुई आपको दिखाई दे रही है? केवल हम केंद्र को दूसरे, केंद्र पे हंसे, कांग्रेस की सरकार को हंसे, केरल को हंसे। सच बात यह है कि छात्रों को सड़क पर निकलना होगा, सरकारों को सीधा करना होगा। इन सरकारों के द्वारा जो लोग सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं बपौती समझ के बैठे हैं। जब कभी भी कहीं पे इलेक्शन हो चले आते हैं आपके दरवाजे पे। और लोगों को भी ये बात समझनी होगी, 10,000 9,000 15,000 5,000 पर वो बिकेंगे तो उनके बच्चे ऐसे ही सड़क पर बिलबिलाते हुए दिखेंगे। प्राथमिकताएं क्या है? कौन पूछेगा? कोई बताए हमें कि 2600 बच्चे जो आज सड़क पे अचानक आ गए, उनके साथ कौन खड़ा है? कुछ तो सही होंगे। हम झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं। झारखंड में पता है ये 14वीं जेपीएससी का एग्जाम है। जिस सीबीआई के जांच को लेकर के इतने लंबे समय तक यह आंदोलन चला, पता है कि दूसरे ही परीक्षा में, जेपीएससी के दूसरे परीक्षा में ही धांधली की बात आई और सीबीआई की अनुशंसा की गई 2012 में। और 12 साल के बाद में 2024 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की जांच करने के बाद में, और अभी भी मामला वैसे ही चलता चला जा रहा है। कौन सा सीबीआई जांच कर लेगी तो क्या उखाड़ लेगी? लोगों को मूर्ख समझते हैं। बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चों को मूर्ख नहीं समझा जाए। बच्चों को मूर्ख ना समझा जाए, ये संजीव कौशिक जी का कहना है। विदु रावल जी हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। क्या हस्तक्षेप करोगे विदु रावल जी? वो क्या दलील दोगे? सरकार आपकी थी ना, एनटी आपने बनाया, नीट की परीक्षा आपने कराई, पर्चा लीक हुआ, 23 लाख बच्चे दोबारा परीक्षा देने के लिए बाध्य हुए। कहीं शर्मसार हुए आप कि हम एक साफ सुथरे तरीके से परीक्षा नहीं करा सके? एहसान कर दिए दोबारा परीक्षा करा के कि देखो हमने दोबारा परीक्षा करा दी, रिजल्ट भी घोषित कर दिया। पहले जो आपने परीक्षा कराई उसे साफ सुथरा नहीं करा सके, इस पर कभी शर्मिंदगी आई, लज्जा आई? माफी मांगे छात्रों से? हमने आपके साथ जाति की। दोबारा परीक्षा देने के तनाव में कई बच्चे आत्महत्या कर लिए।
उनकी हत्या के संदर्भ में कौन जिम्मेदार है विदु जी? डॉक्टर साहब, बेहद शर्मनाक था ये। केवल यही नहीं, देश में कहीं पर भी कोई पेपर लीक होता है तो ये बहुत शर्मनाक होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार से चश्मों से जो है बात की जा रही है। मैं तो अभी सुन रहा था कि अभी छात्रों की डिमांड्स को, जंतर मंतर वाली डिमांड्स को तो ठीक बता दिया गया, लेकिन झारखंड के अंदर जो डिमांड्स हैं, जो पार्टियों के प्रवक्ता नहीं बोल पाए, उस प्रकार की बात जो है राजनीतिक विश्लेषक साहब ने बता दी कि सीबीआई की जांच तो 12 साल से लंबित पड़ी है और 22 और 2600 लोगों की नौकरी जाएगी। ये सारे जो तर्क जो थे, जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता नहीं दे पाए, जो हमने अभी सुने, और ठीक है उनका दर्द व्यक्तिगत हो सकता है, उन्होंने अपना खुद व्यक्तिगत बताया, मैं नहीं लेकर आता नहीं तो डिबेट के अंदर, लेकिन किस प्रकार से वो जब अपनी बात रखते हुए वो 370 को महत्वपूर्ण नहीं मानते, 370 को जाने को, उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन इस पे चोट कहां कर रहे हैं वो, उनकी देखिए ना, बहुत जल्दी से समझ आ जाता है आपका रुख किस प्रकार का है। एक और हम बात सुनते रहे दोनों प्रवक्ताओं ने, क्योंकि सभी जो है जो बोले हैं उनका सभी का रुख जो है एक धार की तरफ था, तो कृपा करके मुझे अवसर दीजिए मैं बता दूं। अभी हमें पता चला कि राजस्थान में तो बहुत कार्रवाई हुई थी। फिर आपने पूछा तो ये भी जवाब सामने से आया कि कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी जी तो 2 साल से बोल रहे हैं। ये 2 साल की टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी, जिसका प्रमुख कारण जो था वो पेपर लीक होना था। और वहां पर एक जो घटना है जिसका आपके सामने जरूर जाना चाहिए, कांग्रेस के विधायकों के, कांग्रेस के नेताओं के खुद के उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। और जगह ऐसी इन्वॉल्वमेंट कम दिखती है, झारखंड में भी यही मामला है। झारखंड में भी सरकार से जुड़े हुए लोग जो हैं वो खुद पेपर लीक कर रहे हैं, उनके नाम आपने बार बार उजागर किए हैं। गोविंद सिंह डाटेसरा जो हैं कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष थे, उनके दोनों बेटों के ऊपर जो है पेपर लीक करने के मामले चल रहे हैं। इसके अलावा जो है किस प्रकार से सुरेश ढाका जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एक के बाद एक तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी गूगल कर सकते हैं, उनके ऊपर चल रहे हैं। और इस दौरान जब कांग्रेस की खुद की सरकार थी, अशोक गहलोत जी की मौजूदगी में, खुद प्रियंका वाड्रा का क्या बयान था वो भी सुना है, वही बात। लेकिन किस प्रकार से जो है, मैं बड़ी उम्मीद करता था कि जैसे आपने मुझे शर्म महसूस करने की बात कही, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, देश में कहीं एक भी पेपर लीक होता है तो शर्मसार करने वाला है। लेकिन ये तो बता दीजिए, ये जो 152 का डाटा लिए घूम रहे हैं, उसमें राजस्थान के अशोक गहलोत की कितने पेपर लीक है, और ये 44 बताओ विदु रावल जी, ये बात तो हमारे चर्चा में आई चुकी, चाहे जिसकी भी सरकारें हैं, हर एक में भांग खुली हुई मिल रही है। जब सारी सरकारें युवाओं के संदर्भ में इस तरीके से खिलवाड़ होने दे रही हैं या उनके साथ हो रहे खिलवाड़ को रोक पाने में नाकाम रह रही हैं, तो देश के युवाओं का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, प्रयास किया जाना चाहिए और प्रयास सही दिशा में किया जाना चाहिए। एनटीए को क्यों लाया गया, सवाल पूछने का। एनटीए की अगर इतना कुछ अच्छा व्यवस्था कांग्रेस के समय चल रही थी तो उस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, सुधार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और किसने प्रोएक्टिवली सुधार किया है? यहाँ पर 21 कैसी बातें कर दो विदु जी, मैं आपकी बात, भाई बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई सरकार बदली, आपको यह बताना था कि पिछली सरकार तो काम अच्छा नहीं करती थी, हम अच्छा काम करेंगे, आपने उसके तहत एनटीए कर दिया, लेकिन आप नाकाम रहे। आप लगातार परीक्षाएं दोष रहित करा पाने के संदर्भ में नाकाम रहे। 2024 में भी आप नीट साफ सुथरे तरीके से नहीं करा सके, आप 2026 की नीट भी साफ सुथरे तरीके से नहीं करा सके। अभी हाल ही में एनटीए एक और परीक्षा करा रहा था 4 दिन पहले, उसे भी आपने स्थगित किया। तो कुल मिलाकर एनटीए के नाम पर आपने जो प्रयोग किया, आप उस तंत्र को बेहतर तरीके से स्थापित नहीं कर पाए, आप आउटसोर्स के भरोसे रहे। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, गुजरात की निगाहों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे ढंग के विशेषज्ञ नियुक्त, या बार बार तबादले मत करो, थोड़ा संजीदगी के साथ काम करो। आपके संदर्भ में ही है, देश की सरकार के संदर्भ में ये विदु जी। और वही हालत झारखंड, वही हालत छत्तीसगढ़, वही हालत मध्य प्रदेश, वही हालत राजस्थान। व्यापम भूला थोड़े है मध्य प्रदेश, झारखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो राजनीतिक दल जहां विपक्ष में है
वहां पर छात्र हित के साथ हम मजबूती से खड़े ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर विपक्ष वस्तुतः छात्रों का हित चाह रहा है या छात्रों के हितों की बात करते हुए स्वयं के हित साधने की कोशिश कर रहा है। इस बात को देश की जनता और युवाओं को समझने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दल जहां पर भी हों, उनको स्वयं में आत्मावलोकन की जरूरत है। छात्रों युवाओं के संदर्भ में उनकी प्रतिभाओं के साथ न्याय हो, इसके संदर्भ में सुविधा के साथ आप क्षेत्र का चयन नहीं कर सकते। झारखंड में छात्रों के हितों की बात जायज, दिल्ली में नाजायज, ये सहूलियत नहीं चल सकती। दिल्ली में जायज, झारखंड में नाजायज नहीं चल सकता। अन्यथा जैसा विकल्प जंतर मंतर पर एक गैर राजनीतिक संगठन ने प्रस्तुत कर दिया, देश के सम्मुख में भी आने वाले समय में ऐसे हालात न बन जाए, इसकी चिंता ये राजनीतिक दल कर ले। वक्त अपने साथ समाधान खोज लाता है, पर वो समाधान मौजूदा राजनीतिक दलों को बहुत भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर इतना आगाह हम इस कार्यक्रम में करना चाहते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम।